प्रत्युष जी, आपका क्लास था ना अभी? अच्छा अच्छा। इसलिए मैं फोन किया था, उसको याद नहीं है क्या? अच्छा, जुड़ गए हैं। मैं देख रहा था, दिख नहीं रहा था। अच्छा, 9:30 से शुरू करें। शुरू करते हैं। हेलो। कह रहे हैं 9:30 से शुरू करें। वही बोल दीजिएगा, मिस कॉल कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। ठीक है। नहीं, वो वर्मा सर का आईडी है, इसलिए उन्हीं का कंप्यूटर है ना, मेरे वाले में वेबएक्स है नहीं। और ये भी नहीं है, और वो जो बायोडीजल वाला है उसमें क्या हुआ है कि यूपीएस काम नहीं करता, इसलिए जो है इसमें ज्वाइन किया। ठीक है। क्लास हम ही ले रहे हैं। वेस्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और प्लास्टिक वेस्ट में जाने से पहले लेट मी introduce you to the waste family, as to what are the definitions of different types of waste and what are the categories of different types of waste, and then only we will be able to appreciate the disposal or the category of plastic waste. तो वेस्ट एज मतलब एज ए मटेरियल हम लोग इसको कैसे देखते हैं, क्या किस तरह के मटेरियल को हम कह सकते हैं कि वो वेस्ट है? व्हाट इज वेस्ट एक्चुअली? कोई बताएंगे व्हाट इज वेस्ट? वेस्ट क्या है? व्हाट इज वेस्ट? The material which outcome as a unuseful thing, that is a waste. अनयूजफुल थिंग। तो अनयूजफुल थिंग तो आपका स्क्रैप भी हो जाता है, तो क्या वो वेस्ट है? One अनयूजफुल minute तो it is आपका waste, स्क्रैप sir. भी है। जीरो वैल्यू आइटम, जीरो वैल्यू आइटम जो वेस्ट है। जीरो वैल्यू आइटम, अच्छा। तो जीरो वैल्यू आइटम कब? अब ऐसे तो हम लोग वेस्ट में भी कुछ वैल्यू डिराइव कर लेते हैं, क्यों? वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन करते हैं ना हम लोग, वेस्ट अच्छा, से एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, राइट?
या कई सारे जो है आपके प्लांट्स हैं जिसमें कि कंपोस्टिंग वगैरह किया जाता है और उससे जो है खाद बनाई जाती है, दैट हैज गॉट सम वैल्यू, जिसको ह्यूमस कहते हैं, या कंपोस्टिंग प्रोसेस जो हमारा होता है, या आपके एनएरोबिक प्रोसेस में जैसे आप बायो टॉयलेट में यूज करते हैं एनएरोबिक प्रोसेस, तो उसमें क्या है, फाइनली आपका CH4 और पानी बनता है, ठीक है। तो उसमें भी मान लीजिए अगर आप उस पानी को रिसाइकल करें तो आप कहीं ना कहीं तो उसको यूज कर ही सकते हैं, राइट। तो लाइक दैट कैन वी से कि वेस्ट इज इंटायरली जीरो वैल्यू, या वेस्ट कब जीरो वैल्यू इसका रिसाइकिल और रीयूज ना कर है? रिसाइकिल एंड रीयूज ना हो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कैन यू प्लीज कम अगेन? जो चीज रिसाइकिल, सर जो चीज रिसाइकिल नहीं हो पाएगी दैट इज जीरो। जो चीज रिसाइकल नहीं हो पाएगी, देखिए इसमें थोड़ा सा एक फाइन डिमार्केशन है। फाइन डिमार्केशन ये है कि वेस्ट हम ऐसे मटेरियल को कह सकते हैं जिसका प्रेजेंट वैल्यू जीरो है, ठीक है, जिसका प्रेजेंट वैल्यू जीरो, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू कहने का मतलब है इन इट्स करंट फॉर्म, ठीक है, करंट फॉर्म में उसकी वैल्यू जीरो है, अनलेस एंड अनटिल वी गो फॉर सम प्रोसेसिंग ऑफ दैट मटेरियल by some process or by some industrial operation, we cannot derive any value from that material, ठीक है। जैसे हम लोग वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट करते हैं तो पहले वेस्ट को कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन ओनली वी आर एबल टू डिराइव सम वैल्यू फ्रॉम दैट मटेरियल, राइट। इन इट्स करंट फॉर्म इट हैज गॉट जीरो, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? हाँ ना, कोई जवाब आप लोगों की तरफ से? क्या ऐसा कहा जा सकता है कि वेस्ट इज एनी काइंड ऑफ मटेरियल विच हैज गॉट zero value in its current form and it will have any value, it depends upon the processing के ऊपर We can डिपेंड, say, of course, sir, we can say like that. ओके। तो ये कह सकते हैं, वेयर एज स्क्रैप में क्या है, स्क्रैप हैज गॉट सम वैल्यू इन इट्स करंट फॉर्म, तभी तो आप उसको सेल करते हैं, तभी तो आप उसको ऑप्शन करते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्ट एंड स्क्रैप। अब वेस्ट कितने तरह का होता है, तो लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लिक्विड वेस्ट भी हो सकता है, सॉलिड वेस्ट भी हो सकता है। उसी तरह से आपका गैसियस वेस्ट भी हो सकता है, जो आपके एमिशंस हैं या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑल थ्री फॉर्म्स आर पॉसिबल, हियर वी आर मोर कंसर्न अबाउट द सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के बारे में हम लोग ज्यादा कंसर्न है। तो सॉलिड वेस्ट में क्या कैटेगरी हो सकती है, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज इन विच सॉलिड वेस्ट इज डिवाइडेड? कुछ आइडिया है, कुछ बताएंगे? सॉलिड वेस्ट की डिफरेंट कैटेगरीज, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉलिड वेस्ट? Like plastic bottles, प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है, और क्या होगा? ये तो आप प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, मैं इंटायर सॉलिड वेस्ट में पहले पूछ रहा हूं, एंड देन वी विल स्लोली कम ओवर टू आवर दिस थिंग, प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। सर इंडस्ट्रियल वेस्ट आ जाएगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट, सर मेन इज ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट। ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट, लगता है कि आप स्टेशन पर डस्टबिन वगैरह देख कर के आए हैं, पक्का? नहीं सर, तभी आप बता रहे हैं ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, yes, right? and also we can categorize it as a any garden or this one garden waste also. गार्डन वेस्ट, Yes, separately. चलिए देखिए, इसमें ध्यान रखना है कि we should not categorize the waste as per our own convenience या as per our own understanding, because for this our Indian government has framed some rules, and that is the solid waste management rules, and the rule says that solid waste has to be divided into three categories, namely biodegradable waste, जिसमें आपका गार्डन वेस्ट आ जाता है, ठीक है, something which is biodegradable waste, ठीक है। then comes your dry waste,
ठीक है, क्या होता है इसमें मैं बताता हूं। एंड थर्ड इज योर हैजार्डस वेस्ट, ये भी सुना होगा हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट, ठीक है। तो these are the three kinds of waste or three waste categories in which solid waste is to be divided or is to be segregated as per solid waste management rules 2016, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारतीय रेल के अंदर जो है 2-3 तरह के आपके वेस्ट जो है यूज किए जा सकते हैं। देयर आर जो हमारे इंडियन रेलवेज है, इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज ए इंस्टीट्यूशनल वेस्ट जनरेटर, उसको इंस्टीट्यूशनल वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में डाला गया है, जिसको भारतीय रेल को। इंडियन रेलवेज इज कंसिडर्ड एज, नॉट कंसिडर्ड, कैटेगराइज्ड लिख लीजिए, कैटेगराइज्ड एज एन इंस्टीट्यूशनल, एज एन institutional waste generator, ठीक है। तो ये जो है इट इज ए इंस्टीट्यूशनल वेस्ट जनरेटर along with other government institutions, ठीक है। जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और के कंट्रोल्ड बॉडीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें भारतीय रेल भी आता है। तो ऑल दीज आर कैटेगराइज्ड एज इंस्टीट्यूशनल वेस्ट जनरेटर्स, एंड as per the requirements of solid waste management rule, every waste generator has to segregate the solid waste into 3 categories. Namely, what are these 3? Number 1 is your biodegradable, number 2 is dry waste, and number 3 is our hazardous waste. तो सॉलिड वेस्ट को हम इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब आप कहेंगे सर कि हम लोग तो सर स्टेशन पे 2 ही तरह के डस्टबिन जनरली देखते हैं, एक ग्रीन होता है, दूसरा ब्लू होता है। ग्रीन वाले पे या तो गार्डन वेस्ट लिखा हुआ होता है, या ग्रीन वेस्ट लिखा होता है, या हरित कचरा लिखा हुआ होता है, और ब्लू वाले पे ड्राई वेस्ट लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि हजार्डस वेस्ट का जनरेशन भारतीय रेल में एंड स्पेशली डिविजन्स में जहां स्टेशंस वगैरह लोकेटेड हैं, वहां पर हजार्डस वेस्ट का जनरेशन हार्डली 1% है, ठीक है, हार्डली 1%। तो दैट इज व्हाई इट सिंस इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, दैट इज व्हाई वी डोंट फील द नीड टू हैव अ सेपरेट सिग्रीगेशन मैकेनिज्म फॉर हजार्डस वेस्ट ओवर देयर, ठीक है। तो वहां हमारा मेन कंसर्न होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसमें आपका गार्डन वेस्ट, फूड वेस्ट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। एवरीथिंग दैट इज बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल कहने का मतलब जो नेचुरल फैक्टर्स के द्वारा जो है जिसको हम लोग डिग्रेड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बायोडिग्रेडेबल और रिसाइक्लेबल में फर्क होता है। रिसाइकलिंग जो है इट इज मोर और लेस अ केमिकल ऑपरेशन, ठीक है, मोर और लेस अ केमिकल एंड मैकेनिकल ऑपरेशन, जबकि बायोडिग्रेडेशन जो है इट इज प्योरली अ नेचुरल प्रोसेस विद कैरीड विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, तो ये 3 कैटेगरीज में हमें डिवाइड करना है। अब आप कहेंगे कि सर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो ठीक है, सब कुछ जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में सारा जो है हमारा आ गया, जो एवरीथिंग विच कैन बी डिग्रेडेड बाय नेचुरल फैक्टर्स। व्हाट अबाउट ड्राई वेस्ट? ड्राई वेस्ट में क्या है? व्हाट अबाउट ड्राई वेस्ट? तो ड्राई वेस्ट में ध्यान रखना है कि ड्राई वेस्ट इज एनीथिंग विच इज नॉट बायोडिग्रेडेबल एंड which is not hazardous, hazardous भी नहीं है, and excludes construction and demolition waste, construction and demolition waste, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ड्राई वेस्ट जो है
It is anything which is not biodegradable, which is not hazardous and excludes construction and demolition waste. ठीक है ना? तो इन तीनों चीजों को छोड़ करके जो भी वेस्ट मटेरियल है आपका, whether it is recyclable, whether it is not recyclable या non recyclable, it will come under the category of dry waste. तो जो आपका प्लास्टिक वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट जो होता है, it generally comes under the category of dry waste. ठीक, इसको हम लोग ड्राई वेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. अच्छा, हैजार्डस वेस्ट क्या है? व्हाट इज हैजार्डस वेस्ट? हैजार्डस वेस्ट किसको कहते हैं? व्हाट इज हैजार्डस वेस्ट? किसको हैजार्डस वेस्ट बोलेंगे? हाउ विल यू डिफाइन हैजार्डस वेस्ट? थोड़ा सा जस्ट मतलब इसको भी बता रहे हैं. हाँ बोलिए. The waste which is dangerous for environment, like paint, oil, this can be categorized as a hazardous. अच्छा, तो भाई उसमें hazardous to environment में तो प्लास्टिक सबसे ऊपर आ जाता है आजकल. क्यों? Don't you agree? Which is harmful for the health. Which is harmful for the health. अच्छा, so how do we categorize any waste as hazardous? That this is actually a hazardous waste. मतलब कैसे कहते हैं? क्या उसके लिए भी कुछ ये है, कुछ क्राइटेरिया है या फिर कुछ उसका सिलेक्शन का कुछ तरीका है, या ऐसे ही कुछ भी हजार्डस है या कुछ भी हमारे लिए खराब है तो हम उसको हजार्डस की कैटेगरी में रखेंगे? क्या इस तरह का कुछ है? इसमें ध्यान रखना है. हाँ बोलिए. Which cannot be further recycled. Which cannot be further recycled. ठीक है, चलिए. तो इसमें ध्यान रखना है कि हजार्डस वेस्ट जो होता है, इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, और पुराना जो हमारा बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट है, इसमें से चलिए बैटरी वाला अभी आप छोड़ सकते हैं, बट इतने रूल्स जो है ये अभी एग्जैक्टली नया वाला नोटिफाई नहीं हुआ है, बट these 4 rules have been notified to be applicable in Indian Railways. तो hazardous waste management rule जो है वो कहता है कि any waste which fulfills any 3 of these criteria, any 3 of these criterias can be considered as hazardous waste. ठीक है, hazardous waste. क्या क्या क्राइटेरिया है उसका? तो सबसे पहले होता है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ प्रोसेस, टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस. तो टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो hazardous waste management rule है, that hazardous waste management rule has listed down some 30 to 40 processes, and those processes, whatever waste they are generating, those waste is generally categorized as hazardous waste. What are those processes? उसमें some common processes जो हैं हमारे, वो आपके हैं मेटल प्रोसेसिंग, मेटल कंडीशनिंग. मेटल प्रोसेसिंग कहने का मतलब स्टील मेकिंग, कॉपर मेकिंग, एल्युमिनियम मेकिंग, जिंक मेकिंग, और आपका ये क्या कहते हैं, जितना भी हीट ट्रीटमेंट रिलेटेड प्रोसेसेस है वो हो गया. उसके बाद पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, all the petrochemical processes, whether it is refining, whether it is natural gas production, whether it is using storing of petroleum, whether it is using any oil as lubricant or in hydraulic system applications, any of these
processes, if you are carrying out whatever used or spent oil or whatever residues which are containing oil is coming out from your process, it will be categorized as hazardous waste. जैसे for example डीजल लोकोमोटिव्स में अगर आप डीजल में जो ल्यूब ऑयल है, हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल है, अगर उसको आप कंप्लीटली ड्रेन करते हैं और ड्रेन करके उसको कंडम करते हैं, मतलब इट कैन नॉट बी नो लॉन्गर यूज्ड, तो दैट ऑयल इज ऑल्सो हजार्डस वेस्ट, ठीक है। या फिर क्लीनिंग के दौरान या जो आपका ऑयल स्पिलेज होता है, दैट स्पिल्ड ऑयल विच कंटेन्स योर कॉटन वेस्ट या क्लीनिंग वेस्ट, वो सारा भी जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ योर हजार्डस वेस्ट। इसके अलावा जो है मेटल प्रोसेसिंग हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, दीज आर द मेन कैटेगरीज। और उसके बाद जो है सरफेस ट्रीटमेंट टेक्निक्स, सरफेस ट्रीटमेंट्स में आपका पॉलिशिंग, गैल्वेनाइजिंग, प्लेटिंग, ये 3 चीज आ गई। और चौथी चीज है जो अपने, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? कितने सीक्वेंस? अच्छा, तो इसमें ध्यान रखना है कि ये जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, ये तो प्रोसेस रहेंगे, इनके अलावा आपका पेंटिंग, प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स, पेंट प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल यूज ऑफ सॉल्वेंट्स फॉर क्लीनिंग, ये सारे प्रोसेसेस, या फिर आप यूज ऑफ डाइस, जैसे हम लोग डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो डीपीटी करते हैं, तो उसमें भी हम लोग सिंथेटिक या वहां मेरे डाइस जो है यूज करते हैं। में वो अनिवेश के टेबल पे रखवा दे, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो ये जो है दीज आर द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में क्या क्या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हो गया? पेट्रोकेमिकल्स हो गया, मेटल प्रोसेसिंग हो गया, उसके अलावा प्लेटिंग हो गया, डिग्रीजिंग हो गया, रिफाइनिंग प्रोसेसेस हो गया, एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल ऑयल रिलेटेड ऑपरेशन, ठीक है। और उसमें जो भी स्पेंट ऑयल या यूज्ड ऑयल आप डिस्कार्ड करते हैं, दैट इज हजार्डस वेस्ट। उसी तरह से पेंटिंग, प्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग, डिग्रीजिंग, इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं, उसमें जो आपका स्पेंट जो वेस्ट निकलता है, दैट इज आल्सो हजार्डस। उसी तरह से तो रेलवे में अपने लिए मेनली यही 2 जरूरी है, दैट इज यूज ऑफ ऑयल, यूज ऑफ पेंट एंड यूज ऑफ डाइस, ठीक है, जो डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग वगैरह में आप यूज करते हैं। तो दोस आर द प्रोसेसेस the waste of which is categorized as hazardous waste. ये तो एक क्राइटेरिया हो गया, दिस इज 1 क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया जो है, इसी तरह से अगर आप देखेंगे, the second criteria इसमें क्या है? सेकंड क्राइटेरिया इज based on the threshold concentrations, based on the threshold concentrations of certain elements, ठीक है, एंड केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके सॉलिड वेस्ट में, इफ इन योर सॉलिड वेस्ट द concentration of certain constituents is found to exceed the threshold limit concentration prescribed in the hazardous waste management rules, then in that case this will be categorized as a hazardous waste. Your waste will be categorized as hazardous waste. So again you have a long list, करीब उसमें 80 to 90 एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हैं दिए गए हैं, जिसमें से नोटेबल है आपका आर्सेनिक है, बेरियम है, कैडमियम है, क्रोमियम है, लेड है, मर्क्यूरी है, अमोनिया है, साइनाइड है, उसके अलावा बेंजीन रिलेटेड डेरिवेटिव्स हैं, बेंजीन के कंपाउंड्स हैं, कॉपर है, निकल है, वेनेडियम है, जिंक है, ये सब जो है दीज आर दी एलिमेंट्स जिनकी कॉन्सेंट्रेशन लिमिट्स जो है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में दी गई है। जैसे आप फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि आर्सेनिक के लिए 5 ppm की लिमिट दी गई, फॉर आर्सेनिक
5 ppm लिमिट इज प्रिस्क्राइब। तो अगर आपने अपने सॉलिड वेस्ट को टेस्ट कराया लैब में एंड अगर उसमें आर्सेनिक कंटेंट 5 ppm से ज्यादा आता है तो इन दैट केस डेफिनेटली इट विल बी अ हजार्डस वेस्ट। ठीक है, ये सेकंड क्राइटेरिया है। अगर पहले वाले क्राइटेरिया में चला गया तो उसमें आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं है। इफ इट क्वालिफाइज अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसेस डेफिनेटली इट विल बी हजार्डस वेस्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसी तरह से थर्ड जो है, जो हम लोग एक नॉर्मल परसेप्शन है हमारा हजार्डस वेस्ट के लिए, दैट इज दी थर्ड क्राइटेरिया बेस्ड ऑन दी कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लेमेबल कैरेक्टरिस्टिक है तो फ्लेमेबल कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम लोग उसका फ्लैश पॉइंट देखेंगे या फ्लेमेबिलिटी देखेंगे कि कितने टेम्परेचर पे वो फ्लेम फॉर्म कर रहा है, या कोरोसिव नेचर है तो कोरोसिव नेचर के लिए उसका रेट ऑफ कोरोजन देखेंगे कि कितने फास्ट रेट से उसको कोरोट कर रहा है स्टील को या किसी अदर सब्सटेंस को। उसी तरह से एक्सप्लोसिव है या रिएक्टिव नेचर है किसी दूसरे के साथ, या कुछ टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन लिमिट्स हैं। सो दीज आर दी 3 क्राइटेरिया। क्या क्या है? बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एंड थर्ड इज आवर बेस्ड ऑन द, तीसरा क्या है भाई? बेस्ड ऑन द हजार्डस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो हजार्डस कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हम लोग कहते हैं हजार्डस कैरेक्टरिस्टिक्स में फ्लेमेबल हो गया, फ्लेमेबल, रिएक्टिव, एक्सप्लोसिव, कोरोसिव, इस तरह से जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। ठीक है, तो दीज आर द 3 क्राइटेरिया बेस्ड ऑन विच वी कैटेगराइज इट एज hazardous waste। ठीक है, तो एनीथिंग विच इज नॉट hazardous and anything which is not biodegradable, that will come under the category of dry waste, and since plastic waste is also fulfilling this criteria, hence plastic waste is also part of dry waste। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्लास्टिक वेस्ट कि प्लास्टिक वेस्ट में क्या होता है, व्हाट इज देयर इन प्लास्टिक वेस्ट। तो प्लास्टिक वेस्ट में सबसे पहले ध्यान रखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, कोई बताएंगे? डिफरेंट जो ब्रॉड डिवीजन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट क्या है? व्हाट इज द ब्रॉड डिवीजन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट? Thermoplastics and thermosetting plastics, sir. थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग, बहुत बढ़िया। तो थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस? What is the difference Thermoplastics between can be recyclable. It can be melted and recyclable. recyclable? ठीक Yes, है, sir. okay, and thermosetting they cannot be recycled। Yes, sir. ठीक है, तो रिसाइकल्ड क्या हम लोग कितनी बार रिसाइकल कर सकते हैं? How many times we can recycle? There is no such limit, I think, sir. I don't know. There is no such limit। Yes, sir. अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जनरली जो रिसाइकलिंग आप कर सकते हैं, थियोरेटिकली इट कैन बी सेड। ठीक है, इसको जस्ट मैं लिख रहा हूं, थियोरेटिकली वी कैन recycle the plastic any number of times, but practically each time we are recycling, it will lose some of its magnitude of mechanical properties। Okay, sir. ठीक है, to compensate this, not yet complete, to compensate this we require to blend it with unrecycled, या जिसको आप क्या बोलते हैं, वर्जिन प्लास्टिक बोलते हैं, Virgin. राइट, वर्जिन प्लास्टिक विथ अनरिसाइकल्ड और वर्जिन प्लास्टिक। ठीक है,
Now this blending can be from 10% to 90%. ठीक है, Yes, sir. this blending can be 10% to 90%. मिनिमम 10% तो करना ही पड़ता है, अप टू इट कैन गो 90%. अब आप बताइए कि अगर किसी रिसाइकल्ड प्लास्टिक में हम 90% वर्जिन प्लास्टिक मिक्स करें तो क्या उसको रिसाइकल करने से फायदा है? Whether it is beneficial economically, या whether it will be economically viable for us to recycle it. क्या ऐसा करना सही होगा हमारे लिए? ऐसा करना सही नहीं होगा, नहीं ठीक है। तो इसीलिए जो है ध्यान रखिएगा, ये जो प्लास्टिक होता है रिसाइक्लेबल प्लास्टिक, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत ये तो रिसाइक्लेबल है, इसमें क्या दिक्कत है? तो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक कैन बी viably recycled up to 3 to 4 times. ठीक है, 3 से 4 बार आप उसको रिसाइकल कर सकते हैं। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी इतनी खराब हो जाती है कि आपको उसमें वर्जिन प्लास्टिक का कंटेंट मोर देन 50% हो जाता है, और इन दैट केस इट इज इकोनॉमिकली वायबल टू मैन्युफैक्चर वर्जिन प्लास्टिक कंप्लीटली रादर देन गोइंग फॉर ब्लेंड ऑफ रिसाइकल्ड एंड वर्जिन प्लास्टिक। ठीक है, अच्छा ये जो है आप थोड़ा बहुत इसमें देख सकते हैं। इसके लिए दिस इज द IS स्पेसिफिकेशन फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स, एंड देयर आर सम टेक्निकल गाइडलाइंस अवेलेबल बाय CPCB on plastic waste. So there you can find all this small things. ठीक है, तो इसीलिए प्लास्टिक के बारे में कहा जाता है कि जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये पढ़ते हैं ना, 3 R's जिसको बोला जाता है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. For plastic, they say that the first thing should be refuse. ठीक है, first of all you should refuse accepting plastic things or plastic materials, because ultimately even if you recycle, it can be recycled only 3-4 times. ठीक है, तो इसीलिए रिफ्यूज कीजिए लेना, एक्सेप्ट करना, रिड्यूस कीजिए, और तब रीयूज और रिसाइकल की बात आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है प्लास्टिक वेस्ट में। नाउ द सेम IS स्पेसिफिकेशन या जो आप टेक्निकल गाइडलाइंस अगर आप देखें तो उसमें जो है आपको डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स के लिए कलर कोडिंग मिल जाएगी। रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स के लिए रिसाइकलिंग कोड्स मिल जाएगा। रिसाइकलिंग कोड जिसमें दिया रहेगा कि वेदर इट इज how much recycled plastic has been used and whether it is recyclable or not, ये भी उसमें मेंशन किया रहेगा। ठीक है, whether it is recyclable or not, ये भी मेंशन किया रहेगा। अब ये कैसे पता चलता है कि whether it is recyclable or not? तो इसके लिए ये इस तरह का सिंबल जो है आप देखते होंगे, मोस्ट कॉमनली विजिबल ऑन रेल नीर। रेल नीर का जो बॉटल होता है उस पे आप देखेंगे कि इस तरह का सिंबल जो है बना रहेगा, और अंदर में 1, 2, 3 इस तरह का लिखा होता है। किसी ने गौर किया है इस चीज को? Has anybody cared to see this symbol on the rail neer bottles or drinking water bottles? या फिर आप अगर कोई जूस या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का जो पेट बॉटल्स जिसको बोलते हैं, वो अगर आप खरीदते हैं, जैसे स्प्राइट हो गया या कोई भी अदर जो आपका कोल्ड ड्रिंक है, उसका अगर आप बॉटल देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस पर जो है इस तरह का एक सिंबल बना हुआ होता है कि इट इज रिसाइक्लेबल। ठीक है, और उसमें 1, 2, 3 नंबर्स लिखे रहते हैं। इवन जो आप प्लास्टिक की ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स खरीदते हैं उसमें भी आपको इस तरह से नंबर 5 या नंबर 4 इस तरह से, या नंबर 2 इस तरह से जो है लिखा हुआ मिलेगा। कभी ध्यान दिया है इस चीज को? वाटर बॉटल्स या सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स वगैरह पे जो है आपको इस तरह का सिंबल जो है नॉर्मली देखने को मिलता है। तो दीज सिंबल्स डिपिक्ट दैट the material can be is made up of recycled plastic. मटेरियल जो है आपका recycled plastic से बना है, and the numbers correspond to different types of plastic. अब आप कहेंगे कि सर ये तो आप बताए, हम तो चलिए पढ़े लिखे हैं, हम इस चीज के बारे में जानते हैं, या हमें बताया गया तो हम समझ जाएंगे, बट हाउ टू सीग्रीगेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक? सीग्रीगेशन कैसे करें?
या जो सिग्रीगेशन करते हैं लोग उनको कैसे बताएं कि ये रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है या ये नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है, ये कैसे बताया जाए? हाउ इट इज पॉसिबल टू कम्युनिकेट या convey this information to the down the line to the segregators, because most of the segregators who are doing this segregation of plastic waste, they are uneducated people. वो बहुत ज्यादा educated लोग नहीं होते हैं जो आपके segregation करते हैं, source पे जो segregation करते हैं। तो source पे जो segregation करने वाले लोग हैं वो usage के हिसाब से जो है they can segregate it into recyclable and non recyclable। तो नॉर्मली जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स, पैनल्स, ये सब जो बनाए जाते हैं, पैनल्स में कोच के पैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल पैनल्स की बात कर रहा हूँ, दे आर मेड अप ऑफ पेट, पॉलीइथिलीन टेरिप्थलेट, ठीक है। उसके अलावा जितने भी कैरी बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं, मिल्क पाउचेस, ये सब या आपके ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स जो हैं, जो आपके मतलब रीयूजेबल ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स हैं, दे आर जनरली मेड अप ऑफ ईदर पॉलीप्रोपिलीन या HDP, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। तो आप देखिएगा ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स पे जनरली जो है 5 नंबर लिखा होता है, तो 5 नंबर इज बेसिकली फॉर पॉलीप्रोपिलीन, PP, इसको PP भी पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। तो दिस 5 नंबर जो है ये मैं जस्ट लिख देता हूँ, पॉलीप्रोपिलीन। तो ये जो है दिस इज आल्सो कॉल्ड फूड ग्रेड प्लास्टिक, इसको फूड ग्रेड प्लास्टिक भी बोलते हैं। पॉलीप्रोपिलीन इज आल्सो कॉल्ड फूड ग्रेड प्लास्टिक, ठीक। मतलब जितने भी आपके फूड कंटेनर्स या टपरवेयर, ये सब के जो आप आइटम्स देखते हैं, दे विल बी नॉर्मली जो प्लास्टिक वाले आइटम्स होते हैं, दे आर नॉर्मली मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। उसी तरह से पॉलीविनाइल क्लोराइड 3 नंबर रहता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जनरली इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी ह्यूमन कंजम्पशन प्रोसेसेस। पीवीसी का ज्यादातर यूज जो है विंडोज या फिर पाइप्स या कुछ फ्लोरिंग्स, जैसे अपने यहाँ भी पीवीसी फ्लोरिंग्स जो है यूज की जाती हैं, तो उसमें जो है ज्यादातर इसका किया जाता है। इसमें जो नंबर्स हैं, इसमें नंबर्स अगर आप देखेंगे तो 1 नंबर इज पॉलीइथिलीन, नंबर 2 इज high density polyethylene, number 3 is polyvinyl chloride, number 4 is low density polyethylene, number 5 polypropylene, number 6 polystyrene। polystyrene is generally for utensils, जैसे कि आपका जो डिनर सेट्स वगैरह होता है, जो थोड़ा मतलब नॉट ऑफ बोन चाइना बट द प्लास्टिक डिनर सेट्स, दे आर जनरली मेड अप ऑफ polystyrene, ठीक है। एंड नंबर 7 इन दिस रेंज इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। नंबर 7 जो होता है, नंबर 7 इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का यूज कहाँ होता है? वेयर आर वी यूजिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स? आर वी यूजिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स? क्या हम लोग यूज करते हैं? कोई बताएंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहाँ यूज करते हैं हम लोग? एनीबॉडी? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को कहाँ यूज किया जाता है? Where are we using thermosetting plastics? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को जनरली हम लोग यूज करते हैं इन आवर कोचेस, ठीक है। जितने भी कोच के फर्निशिंग मटेरियल्स होते हैं, ऑल दी फर्निशिंग मटेरियल्स जो आपके कंपोजिट के बने हुए होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ देम दे कंटेन FRP कंपाउंड्स, ठीक है। कोच फर्निशिंग मटेरियल्स like side and end wall panels, roof, AC ducts, या फिर आपका ladders, sliding doors in chair car, all these are examples of FRP items, ठीक है। FRP items, FRP का मतलब हुआ फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक्स, फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक्स, ठीक है। फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक्स में जो प्लास्टिक यूज किया जाता है
मोस्टली दे आर 99% दे आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक, 99% दे आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर एसीपी। जैसे आपका एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल्स यूज करते हैं लोग, एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल्स जो आपके हेडस्टॉक एरिया में, हेडस्टॉक एरिया, सीलिंग ऑफ लैबोरेटरी, लैबोरेटरी के ऊपर जो है लगाया जाता है एसीपी, तो इसमें जो है थर्मोप्लास्टिक्स यूज किए जाते हैं जनरली, थर्मोप्लास्टिक्स आर यूज जनरली, बट इन ऑल अदर्स मोस्टली थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग के लिए जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है थर्मोसेटिंग के साथ, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स दे आर नॉट रिसाइक्लेबल, थर्मोसेटिंग जो है ये रिसाइक्लेबल नहीं, ठीक, इट इज नॉट रिसाइक्लेबल, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है इट इज जनरली नॉट रिसाइक्लेबल, ठीक है। और इसमें जो तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज द डिस्पोजल मैकेनिज्म फॉर दिस, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इट कैन बी यूज्ड, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि CPCB हैज प्रेस्क्राइब्ड 2 ways टू डिस्पोज। डिस्पोज करने का मतलब है या तो रिसाइकल करिए, रीप्रोसेस एंड रीयूज, ठीक, दी प्लास्टिक वेस्ट, ठीक। तो इसके लिए CPCB के द्वारा जो है कुछ टेक्निकल गाइडलाइंस दी गई हैं कि जो आपका प्लास्टिक वेस्ट अवेलेबल है उसको आप कैसे डिस्पोज करें, ठीक है। अच्छा, प्लास्टिक वेस्ट से संबंधित एक और कॉमन जानकारी जो आप लोगों को बता दें, रिलेटेड विथ कैरी बैग्स, रिलेटेड विथ कैरी बैग्स। तो कैरी बैग्स के केस में ध्यान रखना है कि व्हाट इज द लिमिटिंग क्राइटेरिया फॉर कैरी बैग्स, कितने थिकनेस का कैरी बैग हम लोग यूज कर सकते हैं, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर कैरी बैग्स, कितने थिकनेस की शीट्स कैन बी यूज्ड फॉर कैरी बैग्स? More than 40 microns, sir. मोर देन 40 माइक्रॉन्स। अच्छा, और कोई? माइक्रोन 5। 5? यस। अच्छा, देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, बिफोर 2021 the sheets used for fabricating plastic carry bags must have, should नहीं कहिए, must कहिए, must have the minimum thickness of 50 microns, ठीक है, 50 माइक्रोन की मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए, which was later revised to 75 microns. Now the limit is 75 microns. ध्यान रखिएगा, मतलब जो शीट आप यूज करते हैं फॉर फैब्रिकेटिंग द कैरी बैग्स, इट शुड हैव द लिमिट ऑफ 75 माइक्रॉन्स, ठीक है, इट शुड नॉट बी लेस देन 75 माइक्रॉन थिकनेस, ठीक है। एंड दिस विल बी फर्दर रिवाइज्ड, ठीक है, दिस विल बी फर्दर रिवाइज्ड टू 120 माइक्रॉन्स बाय दिसंबर दिस ईयर। दिसंबर इस साल जो है इसको क्या किया गया है, इसको चेंज करके इसको भी 120 माइक्रॉन्स कर दिया जाएगा। नाउ व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड हैविंग मोर थिकनेस ऑफ प्लास्टिक, व्हाट इज द रैशनल, क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग लाइक दिस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज एज पर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये मेरा अपना बनाया हुआ कुछ नहीं है, इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो व्हाई we require certain thickness, why not thin material, why not thin material? For better recycling only. For better recycling And also to reduce the usage of these plastics, sir.
also to If it, reduce if the it, usage of if it is going more microns, the cost of the plastic bag will be more, sir. So that time they will replace it other बहुत बढ़िया. whichever is available, like paper bags or any cloth bags like that. Recyclable, any recyclable material or which is biodegradable material, any biodegradable material or recyclable material. एक तो cost aspect is there, very good, cost aspect is there. Then to ease of recycling, ease of recycling जो है ये जो है थोड़ा सा इसके अंदर एक इसके अंदर जो है एक implicit इसके अंदर एक रीजन है कि we have something called microplastics. We have something called microplastics. Microplastics कहते हैं any plastic component having at least 5 mm linear dimension. ठीक है, that is called microplastic. ठीक है, तो जैसे आप बहुत थिन साइज का कैरी बैग यूज करते हैं, बहुत थिन कैरी बैग यूज करते हैं, जितना आप पतला थिकनेस का कैरी बैग यूज करेंगे उतने स्मॉल साइज में वो श्रेड होगा. जैसे आप कैरी बैग्स को आपने ऐसे ही डंप कर दिया है, it is dumped in the ground and it is having very fine thickness of say 25 microns or 30 microns. So that 30 micron plastic thickness plastic can remain unsearched, unsegregated, or can remain in the environment or can remain on earth for longer time for want of segregation, क्योंकि उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी, and that will basically impede its recycling. ठीक है, तो इसीलिए जो है उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके, मटेरियल को बहुत छोटा ना हो, बहुत पतला ना हो, बहुत फाइन ना हो, क्योंकि बहुत फाइन होने पे क्या होगा, these microplastics they have been found in oceans. हमारे वाटर बॉडीज में इसको पाया गया है. जितने भी हमारे वाटर बॉडीज हैं, रिजर्वायर्स हैं, वेदर इट इज ओशन, वेदर इट इज रिवर्स, उसमें जो है प्लास्टिक कंटेंट पाया गया है. एंड मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक कंटेंट इज द माइक्रोप्लास्टिक, मछलियों के अंदर पाया गया है. ठीक है, तो हाउ दिस माइक्रोप्लास्टिक इज कमिंग फ्रॉम, वेयर फ्रॉम इट इज द कैरी बैग्स, दे आर द मेन कल्प्रिट्स. अब कैरी बैग में कोई बहुत फाइन कैरी बैग है, मान लीजिए वो फट गया, फटने के बाद उसमें जो है बहुत छोटे छोटे पीसेस जो हैं रह गए. इफ द थिकनेस इज वेरी लेस, people will tend to ignore it and finally it will land up in the water bodies after being leached into the water bodies. So that way it will avoid the recycling process. So for ease of recycling also, we are increasing the thickness, we are gradually increasing the thickness, and obviously the cost aspect. If you are using a particular thickness of material, then definitely the cost will rise, the cost of manufacturing will rise. So automatically the people who are involved in the business, they will try to avoid it. ठीक है, लेकिन again जिनको खरीदना है वो तो खरीदेंगे, तो कॉस्ट एस्पेक्ट इज देयर. जैसे डिमांड है तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, हो सकता है प्राइस बढ़ जाए लेकिन लोग खरीदेंगे उसको. कॉस्ट एस्पेक्ट इज डेफिनेटली देयर, बट मेन टारगेट इज ईज ऑफ रिसाइकलिंग, ईज ऑफ रिसाइकलिंग, ताकि उसको इजीली सिग्रीगेट किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके और उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस में डाला जा सके. Otherwise it will escape the recycling process and it will reach to the water bodies or the underground this thing, and finally it will remain there forever. ठीक है, plastics they take, basically plastic है क्या, it is organic compound only, it is a long chain organic compounds. ठीक है, now these organic compounds suo moto they will require forever time for their disposal. ठीक है, it can go up to 50 years, 100 years they will require for their normal decomposition, and still by that time they will enter in our food chain through aquatic animals या water bodies. पानी को अगर हम consume करते हैं तो that way it is hazardous. So for ease of recycling and avoiding it to enter it in our food chain, it is advisable to use carry bags. It has been prescribed to use carry bags of a certain thickness. ठीक है, ये just एक offshoot information है. Now coming to what are the different methods for plastic waste disposal. ठीक है, different methods. Different methods में सबसे पहला method जो है that is laying of polymer bitumen road. ठीक है, polymer bitumen road.
नाउ व्हाट इज दिस पॉलीमर बिटुमेन रोड? इसमें हम लोग क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू इन दिस? इसमें सबसे पहले ध्यान रखिएगा, थर्मोप्लास्टिक्स आर, this process is used, you can say this process is used to dispose the thermoplastics, ठीक है, dispose the thermoplastics exclusively. इसमें thermosetting का यूज नहीं किया जाता है, इसमें thermosetting is not used, ठीक है ना, ध्यान रखना, thermosetting plastics जो है इसमें हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं यूज करते हैं ये अभी समझ में आ जाएगा। तो रोड कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू इन रोड कंस्ट्रक्शन? रोड कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें हम लोग लेते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स व्हिच वी मिक्स फॉर रोड कंस्ट्रक्शन? जनरली हम लोग उसमें बिटुमेन यूज करते हैं, वी यूज बिटुमेन, ठीक है, कोलतार जिसको बोला जाता है, कोलतार यूज करते हैं हीटेड कंडीशन में। उसके साथ जो है कुछ क्लिंकर्स यूज करते हैं, स्टोन जो है स्टोन को मिक्स करते हैं, दोनों हीटेड कंडीशन में होते हैं, दोनों को मिक्स किया जाता है प्रॉपर्ली एंड इट इज स्प्रेड ऑन द रोड, ठीक है, क्लीन्ड रोड, एंड आफ्टर दैट यू आर अप्लाइंग रोलर अबव दैट, ठीक है। उसके ऊपर जो है आप 6 टन 8 टन का जो है आप उस पे जो है रोलर देते हैं, जिससे प्रेशर से जो है वो सट जाता है, इट इज बॉन्डेड टू द base of the road and finally your road is prepared, ठीक है, ये होता है। अब इसमें प्लास्टिक का यूजेज कहाँ है? तो प्लास्टिक को क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू फॉर द प्लास्टिक वेस्ट, कि हम लोग पहले प्लास्टिक वेस्ट को सिग्रीगेट कर लेते हैं। प्लास्टिक वेस्ट इज सिग्रीगेटेड मेनली कैरी बैग्स, मिल्क पाउचेस and shredded plastic bottles can be used for this purpose, can be used in this process, ठीक है। तो इस प्रोसेस में मेनली इसके लिए जो है यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, दे विल बी क्लीन, ड्राइड एंड shredded to around 0.1 inch size, around 0.1 inch size। अगर mm में कहिएगा तो पॉइंट मतलब अराउंड 2-2.5 mm के आसपास जो है 2 to 4 mm कहा जाता है साइज का जो है, इसको श्रेड कर दिया जाता है। तो दिस श्रेडिंग कॉस्ट इज इन्वॉल्व, ठीक है, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है ना, श्रेडिंग एंड क्लीनिंग। तो श्रेडिंग में जो है ज्यादा कॉस्ट लगती है, दिस कॉस्ट इज देयर, ठीक है। तो वंस दिस 2 to 4 mm साइज इज देयर, देन दिस इज मिक्स्ड विथ हॉट स्टोन, ठीक है। ये जो आप स्टोन्स मिक्स करते हैं, जो आप रोड कंस्ट्रक्शन में जो आप जिसको आप गिट्टी बोलते हैं या जो भी हिंदी में उसको जो बोला जाता है, बेसिकली दे आर दी बसाल्ट स्टोन्स। तो दोस बसाल्ट स्टोन्स दे आर इन हॉट कंडीशन। हॉट कंडीशन कहने का मतलब है कि अराउंड जो है उसका टेम्परेचर रखा जाता है 160 से 180 के बीच में, ठीक, नॉट बियॉन्ड दिस, ठीक है ना। तो 160 से 180 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इसको इस पे फीड कर दिया जाता है। अब इस टेम्परेचर पे फीड करने पे स्टोन्स के ऊपर, जैसे कि आप मान के चलिए कि आपका जस्ट वन सेकेंड, ये मान लीजिए आपका कंटेनर है और इसमें जो है यू हैव स्टोन्स, ठीक है। तो इसके ऊपर दिस इज इन ऑलरेडी इन हीटेड कंडीशन, ठीक है। तो अब इसके ऊपर से प्लास्टिक वेस्ट को डाला जाता है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी हॉट कंडीशन में, इसका टेम्परेचर अराउंड 160 to 180 डिग्री सेल्सियस है। तो जब इसके ऊपर आप डालते हैं इस टेम्परेचर पे, तो ये मेल्ट कर जाता है, दिस इज थर्मोप्लास्टिक, दिस विल मेल्ट, ठीक है। तो ये मेल्ट कर जाएगा और मेल्ट करके दिस विल फॉर्म अ लेयर ओवर दीज स्टोन्स, दिस विल फॉर्म अ लेयर ओवर दीज स्टोन्स, द लेयर व्हिच विल इवेंचुअली व्हेन इट कूल्स डाउन it will form a coating over the stones, it will form a coating over the stones, bond कर जाएगा stone के ऊपर और उसके ऊपर एक coating टाइप का फॉर्म कर लेगा, very thin coating, ठीक है। अब इस तरह के स्टोन्स को, इन कोटेड स्टोन्स को मिक्स किया जाता है कोलतार के साथ। इसमें जो है फिर आप ऊपर से कोलतार डालते हैं, ठीक है। ये भी हीटेड कंडीशन, ठीक है।
तो कोल तार डालने के लिए भी आप जो है इसको रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर पे लाते हैं। लोअर टेम्परेचर कहने का मतलब है अराउंड 110 से 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अराउंड 110 से 120 डिग्री सेल्सियस पे इसमें आप कोल तार या बिटुमेन को मिक्स करते हैं और मिक्स्ड कंडीशन में इसको आप ले डाउन करते हैं, ठीक है, मतलब इसको आप रोड कंस्ट्रक्शन में डालते हैं और फिर इसके ऊपर से जो है यू पुट प्रेशर फॉर रोलिंग, ठीक है। तो हेवी लोड से आप इसको रोलिंग कर देते हैं, तो रोलिंग करने के बाद जो है दिस व्हेन इट ड्राइज तो ये रोड आपका बन जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ डिस्पोजिंग द प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है, एंड स्पेशली थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग को यहाँ यूज नहीं करते हैं क्योंकि थर्मोसेटिंग एक बार अगर आप हीट कर देंगे तो वो थर्मली डिग्रेड कर जाएगा, इट विल नॉट बी रिसाइकल्ड, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो दिस टाइप ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इज देयर, ठीक है, इट इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड बाय मेनी ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज और आरडीएसओ का कुछ एक स्पेसिफिकेशन भी था, इन्होंने बीच में 2019 में इसके लिए निकाला था कंस्ट्रक्शन जनरल गाइडलाइंस फॉर polymer bitumen road. I think the specification, I don't know whether they are still having or not, but it was WKS G16 इस टाइप से जो है स्पेसिफिकेशन था, WKS G16 2019, ठीक है। तो दिस वाज ऑफ वर्क्स डायरेक्टरेट के द्वारा इशू किया गया था, तो उसमें जो है इसके बारे में गाइडलाइंस दी गई थी। अच्छा, कितना प्लास्टिक वेस्ट आप इसमें कंज्यूम कर सकते हैं, क्या फायदा होगा रोड कंस्ट्रक्शन वालों को, तो इसमें ध्यान रखना है कि द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ बिटुमेन इज रिड्यूस्ड, ठीक है, द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ बिटुमेन इज रिड्यूस्ड, ठीक है, एंड इट इज नॉर्मली सेड कि फॉर 1 किलोमीटर ऑफ अराउंड 12 फीट रोड, मतलब 12 फीट का एक किलोमीटर रोड बनाने के लिए अराउंड 1 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कैन बी कंज्यूम्ड, ठीक है, अराउंड 1 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कैन बी कंज्यूम्ड, ठीक है। तो दैट वे दिस कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ योर बिटुमेन या कोल तार की कॉस्ट को जो है रिड्यूस करता है, बट अगेन श्रेडिंग कॉस्ट इज इन्वॉल्व व्हिच इज मोर, इफ यू विल आस्क, so definitely the cost of bitumen is more, shredding cost is less, and in due course of time if you are laying few kilometers of road then definitely the shredding cost will definitely come down, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। this is the about the first method of disposal of plastic waste। इसमें कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज को-प्रोसेसिंग। को-प्रोसेसिंग, व्हाट इज को-प्रोसेसिंग? को-प्रोसेसिंग में क्या है? तो को-प्रोसेसिंग ध्यान रखिएगा, दिस इज फॉर thermosetting plastics. In fact, many of the workshops who are involved in coach POH, जैसे आपका पेरम्बूर में है, गोल्डन रॉक है, या फिर लालागुड़ा वर्कशॉप है, they have some mechanism for this co-processing. Mechanism in the sense कि they are involved in this co-processing disposal process. तो इसमें क्या करते हैं? इसमें हम लोग ये करते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जितने भी हैं, यानी कि हमारे जो फर्निशिंग कंपोनेंट्स, मेनली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का रेलवे में मेन सोर्स है फर्निशिंग कंपोनेंट्स, जो हमारे फर्निशिंग के प्लास्टिक पैनल्स, सर्किट बोर्ड्स, ये सब जो चीजें हैं, या साइड पैनल्स या एसी डक्ट्स, ये सब, ये जितनी भी चीजें हैं, स्विचेस, ये सब जो चीजें हैं, these things they are main source of thermosetting plastics, ठीक है। तो इनको क्या किया जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री को दे दिया जाता है। तो these workshops they have entered into MOU with the nearby cement industries, ठीक है। तो सीमेंट इंडस्ट्री इसको क्या करती है, तो अगेन सीमेंट इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं कि आपके प्लास्टिक वेस्ट को लेते हैं और उसको फिर स्मॉल साइज में श्रेड कर देते हैं, ठीक है, around 1 inch size, around 1 inch size. Now what is the principle behind this process? The principle है कि most of the plastic waste has got higher calorific value. higher calorific value कहने का मतलब है around 1500 किलो कैलोरी पर केजी से ऊपर, above, ठीक है, इससे ऊपर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम प्लास्टिक वेस्ट हैज गॉट हायर कैलोरिफिक वैल्यू।
कहने का मतलब है कि जब हम इसको हाई टेम्परेचर पर सबमिट करेंगे, when we subject the plastic waste to high temperature, then in that case most of the plastic waste will burn and they will generate some amount of energy. हाँ जी, कुछ डाउट? ठीक है, तो they will generate some amount of energy. ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब इसमें इस केस में क्या होगा, कैसे करेंगे हम लोग? तो इसमें सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को अगर आप देखेंगे तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मली हाउ इट टेक्स प्लेस कि हम लोग सारी चीजों को पहले मिक्स करते हैं एक फर्नेस के अंदर। ठीक है, एक रोटरी फर्नेस होता है विच इज हैविंग अराउंड टेम्परेचर ऑफ 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस, 1200 to 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज देयर। ठीक है, इन द रोटरी हर्थ फर्नेस, एंड इन दैट the constituents of cement जैसे कि एल्यूमिना हो गया, सिलिका हो गया, जिप्सम हो गया, और भी जो स्टोन आइटम्स हैं, ये सारे आइटम्स दीज आर फ्यूज्ड या मिक्स्ड एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये फ्यूज करके सॉलिड एग्लोमरेट्स बना देते हैं। ठीक है, दे फॉर्म सॉलिड एग्लोमरेट्स आफ्टर फ्यूजिंग। तो ये जो फ्यूजन का प्रोसेस है, इस फ्यूजन में जो है रोटरी हर्थ फर्नेस को जो हीट चाहिए होती है, ये 1200 to 1500 मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर, दैट हीट इज प्रोवाइडेड बाय कोल। ठीक है, इसके लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री वाले कि हमारे यहाँ से जो एफआरपी कंपोनेंट्स या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जाते हैं, उन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को इसमें एक अल्टरनेट लाइन के द्वारा जो है डायरेक्टली फर्नेस के अंदर रिलीज कर दिया जाता है, डायरेक्टली फर्नेस के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। नाउ इनसाइड द फर्नेस द टेम्परेचर इज ऑलरेडी मेंटेन्ड एट 1200 to 1500 डिग्री सेल्सियस। At this temperature, this plastic waste it will burn and it will further support the temperature. It will further try to sustain the temperature because of the energy produced by burn. ठीक है, मतलब जो उसके बर्निंग से, प्लास्टिक वेस्ट की बर्निंग से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट एनर्जी सस्टेन्स द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस टू फर्दर लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, तो दिस वे द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ कोल इज रिड्यूस्ड। ठीक है, द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ कोल इज रिड्यूस्ड दिस वे। और आप कहेंगे सर इसको जलाने से क्या रेसिड्यू नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है, रेसिड्यू इज ऑल्सो देयर। दैट रेसिड्यू इज बेसिकली part of your cement। ठीक है, that residue forms the part of your cement। ठीक है, सीमेंट जिसको हम लोग सीमेंट क्लिंकर्स बोलते हैं, जो एग्रीगेट्स हैं that are they are called सीमेंट क्लिंकर्स, तो सीमेंट क्लिंकर्स का ही वो पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो that way the residue is also not utilized completely। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि 100% utilization of plastic waste is there। ठीक है, few of the workshops they have entered in MOU with cement industries for disposing the plastic waste in this manner। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। अच्छा, इसमें आप कहेंगे कि सर इसी इंडस्ट्री में क्यों नहीं करते हैं? क्यों करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में ही क्यों करते हैं, बाकी इंडस्ट्रीज? तो बाकी इंडस्ट्रीज में भी किया जा सकता है, बट देयर आर सम ऑपरेशनल डिफिकल्टीज। जैसे थर्मल पावर प्लांट्स में क्या है, फ्लाई ऐश इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, डिस्पोजल ऑफ फ्लाई ऐश। ठीक है, जो फ्लाई ऐश जनरेट होती है थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जलाने के बाद, दैट डिस्पोजल इज अ प्रॉब्लम। तो अलोंग विद फ्लाई ऐश अगर हम इसको भी यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट आल्सो फॉर एनर्जी जनरेशन, तो इसका भी रेसिड्यू जो है डिस्पोजल करना होगा, तो दैट विल बी एन एडिशनल प्रॉब्लम इन केस ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, उसी तरह से स्टील इंडस्ट्री, फाउंड्री में अगर आप देखें तो फाउंड्री में भी यूज किया जा सकता है। तो फाउंड्री में most of the foundry processes they are autogenous process। autogenous process कहने का मतलब है once the process has started it is self sustaining। ठीक है, it is self sustaining process। तो सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस में आप बहुत ज्यादा जो है आपको हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट बाहर से नहीं होती है। once it has been given the initiation it has started, oxidation has started, it will continue on its own by generating its own। तो इसीलिए जो है स्टील इंडस्ट्री में हालांकि अब थोड़ा सा रिसर्च चल रही है सेल वगैरह के साथ, वेयरिंग दे आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट और टेक द प्लास्टिक वेस्ट फॉर यूजिंग इन फाउंड्रीज, बट अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट अगर आप देखिएगा तो अभी एक्सेप्टेबल है सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, ओके।
So this is another method for our plastic waste disposal. ठीक है, इसके बाद थर्ड मेथड जो है that is our क्या है भाई, RDF टेक्निक, रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल टेक्निक, RDF टेक्निक। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आप कॉस्ट इंप्लीकेशंस की बात करें, अगर हम लोग कि व्हाट आर द कॉस्ट इंप्लीकेशंस, तो कॉस्ट भी को प्रोसेसिंग वगैरह मेथड्स में बहुत ज्यादा आपका रेलवे का कॉस्ट अगर आप देखें तो इन्वॉल्व नहीं, ठीक है, रेलवे कॉस्ट इज नॉट देयर, ठीक है ना, क्योंकि इन ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए जो आपको कॉस्ट लगती है वो भी एज पर जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन है, इट इज सेड कि आप खुद ही आपको मतलब सीमेंट इंडस्ट्री को ही करना है, बट उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व है दैट कॉस्ट इज देयर, प्लस some amount of segregation at source is required, but other than that there is not much cost involved in case of co-processing, ठीक है। Now related with our RDF टेक्निक, तो RDF का मतलब क्या हुआ, रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल। तो व्हाट इज रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल, रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल क्या है, व्हाट इज रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल, तो रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल जो है, जस्ट वन सेकंड, तो RDF टेक्निक में बेसिकली हम लोग कैटालिटिक डीपॉलीमराइजेशन, ठीक है, वी डू दी कैटालिटिक डीपॉलीमराइजेशन बाय पाइरोलाइसिस ऑफ दीज पॉलीमर्स और प्लास्टिक्स। अच्छा, ध्यान रखिएगा, को प्रोसेसिंग और RDF टेक्निक में एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन क्या है, PVC शुड नॉट बी यूज्ड, शुड नॉट बी यूज्ड। जनरली हम लोगों को PVC यूज नहीं करना है फॉर डिस्पोजल थ्रू दिस मेथड, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन ये दिया जाता है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जब बर्न किया जाता है, when polyvinyl chloride is burned at high temperature, it generally emits harmful gases like dioxins and furans and their derivatives। डेरिवेटिव्स में आपका एक डेरिवेटिव जो है आपने बहुत कॉमन सा है, दैट इज फॉस्जीन, ठीक है। सो दीज गैसेस जो हैं, ये सब जो गैसेस हैं, दीज आर क्वाइट टॉक्सिक, तो इसलिए जो है दे आर क्वाइट टॉक्सिक टू ह्यूमन हेल्थ, तो इसीलिए जो है जनरली PVC को बर्निंग करने से जो है मना किया जाता है कि डिस्पोजल बाय एनी बर्निंग मेथड शुड नॉट बी अडॉप्टेड फॉर डिस्पोजल ऑफ PVC, ठीक है। दैट इज व्हाई PVC शुड नॉट बी यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन, PVC शुड नॉट बी यूज्ड इन को प्रोसेसिंग, ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई PVC का यूजेज जो है धीरे धीरे इट हैज बीन encouraged that the usage of PVC be stopped in pipes and fittings। नॉर्मली आप देखेंगे पाइप्स, फिटिंग्स एंड फ्लोरिंग्स में जो है इंक्रीजिंगली यूजेज जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड का किया जाता है। सम कंट्रीज दे हैव टोटली बैंड PVC, ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना है। अच्छा, तो अब हम लोग आते हैं रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल टेक्निक। तो रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल टेक्निक में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि वी सी दैट व्हाट इज प्लास्टिक, plastic is made of polymers, long chains, ठीक है। Now these polymers are depolymerized, ठीक है, depolymerized and broken into smaller fractions and broken into स्मॉलर फ्रैक्शंस। अब ये स्मॉलर फ्रैक्शंस में क्या हो जाता है, व्हाट आर द स्मॉलर फ्रैक्शंस, तो स्मॉलर फ्रैक्शंस में आपका जो है हाइड्रोकार्बन्स, स्पेशली सैचुरेटेड बेस, ठीक है, जैसे आपका ऑक्टेन हो गया, हेप्टेन हो गया, ठीक है।
तो दीज आर दी स्मॉलर फ्रैक्शंस, इन स्मॉलर फ्रैक्शंस में ब्रेक कर दिया जाता है बाय डीपॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। दिस इज डन इन एब्सेंस ऑफ एयर and in presence of suitable catalyst, ठीक है, कैटलिस्ट टावर, ठीक है, कैटलिस्ट टावर। उसमें जो है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है इस तरह का आपका टेक्निक जो है एक तरह का पायरोलाइसिस टाइप का टेक्निक है, जिसमें कि आपका जो है हाइड्रोकार्बन लिंकेजेस या बॉन्ड्स को जो है ब्रेक किया जाता है और ब्रेक करके जो है फिर इसको हीट किया जाता है। हीटिंग इज डन एट हाई टेम्परेचर अराउंड 300-400 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कैटलिस्ट, जितना स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट यूज कीजिएगा लोअर टेम्परेचर पे आप उसको कर सकते हैं। तो इसमें जो है बाय डूइंग दिस व्हाट हैपेंस दैट these large chain hydrocarbons they are broken into small chain hydrocarbons, ठीक है, and these small chain hydrocarbons they have got some calorific value, so they can be blended with our fuel oil। जैसे आपका डीजल है, पेट्रोल है, उसके साथ जो है इसको ब्लेंड किया जा सकता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो करीब करीब जो है इस तरह का प्लांट अगर आपको सेट करना है, इस्टेब्लिश करना है, जिसमें कि प्लास्टिक वेस्ट को आप फ्यूल ऑयल में कन्वर्ट करें, तो एक 100 kg पर डे का प्लांट बैठाने के लिए कम से कम आपको 20 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, एंड द मंथली ऑपरेशनल कॉस्ट विल बी अराउंड 80 to 90,000, ठीक है, ओके, बट यू कैन reap returns from such plant in 3 to 4 years, मतलब 3 से 4 साल में आप जो है कॉस्ट रिकवरी इससे कर लेंगे, ठीक है। एंड व्हाट इज द यील्ड, तो यील्ड की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 100 kg ऑफ मिक्स्ड प्लास्टिक वेस्ट। मिक्स्ड प्लास्टिक वेस्ट कहने का मतलब है कि अब आप उसमें से सिग्रीगेट तो नहीं करेंगे, एक्सेप्ट पीवीसी, एवरीथिंग एल्स यू कैन यूज। तो मिक्स्ड प्लास्टिक वेस्ट ऑफ 100 kg इट कैन yield up to 35 liters of लाइट फ्यूल डेरिवेटिव्स, ठीक है, और इसके साथ बाई प्रोडक्ट में वाटर निकलता है, ठीक है, बाई प्रोडक्ट जो है इस प्रोसेस का दैट इज वाटर, ठीक है। तो दिस इज योर आरडीएफ टेक्निक। इसी से मिलता जुलता एक पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी है जो कि जिसका एक प्लांट जो है भुवनेश्वर मंचेश्वर में एक बार शायद ओपन किया गया था रेलवे में, ईस्ट कोस्ट रेलवे में, तो आई थिंक 2020 या 2021 की बात है। दैट इज सिमिलर टू योर RDF टेक्निक और इट इज ऑलमोस्ट सेम प्रिंसिपल वही, बस नाम उसका अलग है क्योंकि इट इज प्रोप्राइटरी टेक्निक, पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये एक मेथड है। चौथा मेथड है प्लाज्मा पायरोलाइसिस। प्लाज्मा पायरोलाइसिस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक को पहले हीट कर दिया जाता है, थोड़ा सा हीट करने का, थोड़ा हीट करने का मतलब अराउंड 800-850 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, ठीक है, और हीट करने के बाद जो है हाई टेम्परेचर प्लाज्मा से उसको एक्सपोज कराते हैं। तो हाई टेम्परेचर प्लाज्मा में एवरीथिंग विच इज देयर इन द प्लास्टिक इट इज कंबस्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे मतलब अचूक टेक्निक मानी जाती है, जिसमें कि आप कोई भी पीवीसी रहे या कुछ भी रहे आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं, बट अगेन द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस इज द प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट यू आर एबल टू डिस्पोज ऑफ द सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह का भी प्लांट, अगर प्लाज्मा वाला प्लांट अगर आप देखें, प्लाज्मा वाला प्लांट जो है जनरली बड़े म्यूनिसिपैलिटी जैसे गाजियाबाद वगैरह में लगाया गया है, बिकॉज इट इज द कॉस्ट गोज इन क्रोर्स, द इंस्टॉलेशन कॉस्ट गोज इन क्रोर्स एंड द पे बैक पीरियड इज अराउंड 4 to 5 years, ठीक है। तो इसलिए जो है इस तरह का प्लांट जो है जनरली बहुत ज्यादा जगह जो है पॉपुलर नहीं, बट जैसे आपका को प्रोसेसिंग है या आरडीएफ टेक्निक है, ये सब जो है दीज आर स्लाइटली पॉपुलर टेक्निक्स, ठीक है, स्पेशली को प्रोसेसिंग, ठीक है, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है, ये जो है दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, ओके। इसमें कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, सर चलिए
ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा जो है ई वेस्ट के बारे में देखेंगे। ई वेस्ट, तो व्हाट इज ई वेस्ट? ई वेस्ट क्या है भाई? ई वेस्ट किसको कहते हैं? व्हाट इज ई वेस्ट? ई वेस्ट किसको कहते हैं? Electronic waste which was generated from electric equipments or some electric equipments. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, केवल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नहीं है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम लोग जनरली जो है ई वेस्ट की कैटेगरी में डालते हैं। नाउ व्हाट इज बेसिकली द व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स या व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स कैन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ई वेस्ट, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स आ सकते हैं ई वेस्ट की कैटेगरी में? What are the different components which can come under the category of e-waste? कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसको ई वेस्ट की कैटेगरी में रखा जा सकता है? बैकलाइट, अच्छा, ये बैकलाइट क्या है? व्हाट इज बैकलाइट बेसिकली? It is some sort of plastic. It is some sort of plastic. It is thermosetting plastic, not some sort of plastic. Some sort of ठीक है, but it is basically a thermosetting plastic, ठीक है। तो इसमें जो तीन कैटेगरीज हैं, the three categories in which the plastic waste has been categorized, sorry, e-waste has been categorized, वो पहले आप समझ लीजिए। Just 1 minute. क्या बात कर रहे थे हम लोग? ई वेस्ट की बात कर रहे थे कि व्हाट इज ई वेस्ट, किसको ई वेस्ट कह सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट इज कैटेगराइज्ड एज ई वेस्ट। तो ई वेस्ट के लिए जो है जनरली हम लोग उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए कहा गया है एज पर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हमारा है। इट सेज दैट लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंसेस, IT एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ठीक है, ये तीन कैटेगरीज जो हैं इसमें हम ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरी? लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंसेस, IT एंड टेलीकॉम रिलेटेड इक्विपमेंट्स एंड कंज्यूमर। अब जैसे फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन, जनरली आप पता नहीं आपको जानकारी है या नहीं है, लेकिन दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या इलेक्ट्रिकल वेस्ट, ई वेस्ट की कैटेगरी में ये भी आ जाता है। हाँ जी, उसी तरह से पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, दे रिप्रेजेंट द IT एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, ठीक है। उसी तरह से आपका जेरोक्स मशीन हो गया या प्रिंटर हो गया, टोनर कार्ट्रिज हो गया, ये सब जो है IT एंड टेलीकॉम रिलेटेड इक्विपमेंट्स। या फिर आपका फोन हो गया, दैट इज आल्सो मोबाइल फोन हो गया, लैंडलाइन फोन हो गया, दैट इज आल्सो IT एंड टेलीकॉम रिलेटेड इक्विपमेंट्स। व्हाइल
कंज्यूमर इक्विपमेंट्स में जो है नॉर्मली जो है हम लोग टेलीविजन सेट को जो है लेते हैं, दैट इज वन ऑफ द मेन कंज्यूमर इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंसेस में कंज्यूमर इक्विपमेंट्स में वो आ गया, टेलीविजन आ गया, उसके अलावा आपका माइक्रोवेव वगैरह आ गया, ये सब भी जो है दीज आर दी कंज्यूमर इक्विपमेंट्स। तो इन 3 कैटेगरीज में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिवाइड किया जाता है। तो रेलवे के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो पहली 2 कैटेगरी जो है लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंसेस एंड आईटी एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, ये 2 कैटेगरीज में जो है जनरली हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब इसमें आप कहेंगे कि कैसे कहें कि किसी वेस्ट को एनी वेस्ट इज ई वेस्ट, तो उसके लिए देयर इज जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, इट सेज दैट देयर आर सम 26 कॉमन कंपोनेंट्स, there are some 26 common components which are the building blocks of e-waste, ठीक है, which are the building blocks of e-waste and they should be identified and they should be removed। ठीक है, तो ये जो है इस तरह के कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, मेटल हो गया, किसी तरह का, मतलब कहने का मतलब है कि आप कैसे कहेंगे कि ये ई वेस्ट है, ये तो हमने कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, अगर उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि उस कैटेगरी में कोई चीज नहीं है तो हम कैसे कहें कि ये ई वेस्ट है, तो उसके लिए ये 26 जो है क्राइटेरियाज दिए गए हैं या एलिमेंट्स कंपोनेंट्स दिए गए हैं विच आर जनरली फाउंड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो इसमें आपका मेटल हो गया डिफरेंट टाइप्स का, ठीक है, इट नीड नॉट बी फेरस, इट कैन बी नॉन फेरस आल्सो, मोटर हो गया, कंप्रेसर हो गया, कोई कूलिंग यूनिट लगा हुआ है, किसी तरह का इंसुलेशन है, ग्लास है, एलसीडी है, रबर है, किसी तरह की इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, ट्रांसफार्मर है, किसी तरह का पीसीबी या फ्लोरेसेंट लैंप या हीटिंग एलिमेंट या कुछ फ्लेम रिटार्डेंट कंटेनिंग प्लास्टिक, बैटरीज, एक्सटर्नल केबल, इंटरनल केबल, रिफ्रैक्टरी मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इस तरह के, या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओडीसी जिसको बोला जाता है, ये सारे मटेरियल्स अगर आपके वेस्ट में मौजूद हैं तो आप उसको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, इफ इट इज नॉट देयर, ठीक है, इफ इट इज नॉट फॉलिंग इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमारा होता है या जो ई वेस्ट हमारा होता है, इट ओवरलैप्स विथ हैजार्डस वेस्ट आल्सो। It contains more than 1000 different substances which fall under the category of hazardous as well as non-hazardous, मतलब दोनों चीजें, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल नॉन हजार्डस चीजें भी हैं। ये ई वेस्ट एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपका हर कुछ मिल जाएगा, थोड़ा ड्राई वेस्ट भी मिल जाएगा, बायोडिग्रेडेबल नहीं मिलेगा, बायोडिग्रेडेबल छोड़ करके हजार्डस, ड्राई, दोनों तरह का वेस्ट जो है आपको इसमें जनरली मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर इसमें ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन किसका होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आयरन एंड स्टील जो है इट जनरली कॉन्स्टिट्यूट्स 50% ऑफ द ई वेस्ट। ठीक है, आयरन एंड स्टील जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ द ई वेस्ट। तो इसीलिए अगर आप वेस्ट इसमें जो है ई वेस्ट के केस में डिस्पोजल प्रोसेस जो है, डिस्पोजल का जो प्रोसेस है 3 स्टेज प्रोसेसिंग है डिस्पोजल का, उसमें डिसमेंटलिंग ऑफ वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली उसको डिसमेंटल कर लेते हैं ई वेस्ट को तो आप उसमें से इसको सिग्रीगेट कर पाएंगे प्रॉपरली आयरन एंड स्टील को। एंड 50% यू नो वेरी वेल कि आयरन एंड स्टील जो है इट इज अ स्क्रैप, इट कैन बी सोल्ड, इट हैज गॉट सम मॉनेटरी वैल्यू, सो 50% ऑफ योर ई वेस्ट विल बी डिस्पोजल विल बी रिजॉल्व। ठीक है, उसके बाद 21% के आसपास जो है ये सब जो है आपको ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स या आपको सीपीसीबी की गाइडलाइंस में मिल जाएगा, उसमें ये डेटा अवेलेबल है। दिस इज नॉट एन आर्बिट्रेरी डेटा व्हिच इज बीइंग डिस्कस्ड ओवर हियर, तो ये ध्यान रखिएगा। बट 50% ऑफ द ई वेस्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आयरन एंड स्टील, ठीक है, एंड 20 to 21% इज प्लास्टिक्स। ठीक है, एंड प्लास्टिक्स में ध्यान रखिएगा मोस्टली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, मोस्टली, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अच्छा,
इसके अलावा नॉन फेरस मेटल्स में आपका जो है कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। देयर आर सम प्रेशियस मेटल्स आल्सो, जैसे आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वगैरह में गोल्ड और पैलेडियम भी यूज किया जाता है। जो लैपटॉप्स वगैरह में प्रिंटेड पीसीबीज होते हैं उसमें थोड़ा सा गोल्ड की प्लेटिंग या पैलेडियम वगैरह जो है दैट इज रेयर अर्थ एलिमेंट, दैट इज आल्सो यूज्ड। या आपका कॉन्टैक्ट टिप वगैरह होता है उसमें सिल्वर को यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, केवल नॉन प्रेशियस मेटल्स ही नहीं है या कंडक्टिंग मेटल्स ही नहीं है जैसे कॉपर हो गया, इसके अलावा प्रेशियस मेटल्स भी आपके ई वेस्ट में आते हैं। तो इसीलिए डिसमेंटलिंग एंड सेग्रीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा एलिमेंट्स लाइक लेड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, कैडमियम, सेलेनियम, ये सब भी जो है आपका रहता है। एंड प्रेजेंस ऑफ ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, ये ध्यान रखिए, BFR बोलते हैं, BFR, brominated flame retardants. These are very much in hazardous category. ये hazardous waste की कैटेगरी में आता है BFRs, ठीक है। एंड इसके अलावा जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है जिसको ODC कंपोनेंट्स कहते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग कंपोनेंट्स, जैसे आपके जितने भी CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो आपके रेफ्रिजरेंट वगैरह में यूज किया जाता है, तो दैट इज ओजोन डिप्लीटिंग कंपोनेंट, ठीक है। तो ये सब जो है दीज आर हजार्डस, ठीक है, दीज आर हजार्डस। तो ये जो है हजार्डस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50, 70 एंड ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ई वेस्ट जो है हमारा, that 80% of e-waste is actually scrap, it is not waste, ठीक है। उसके बाद जो है then you have certain harmful substances, जैसे कि कुछ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, कुछ रिफ्रैक्टरी सब्सटेंसेस हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि आपका मर्क्यूरी वगैरह है, सेलेनियम है, ये सब भी सब्सटेंसेस अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पर्सनल जो आपका कंप्यूटर वगैरह होता है उसमें आपका जो है ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल जो है यूज किया जाता है, ठीक है, दैट इज यूज्ड, ठीक है ना। उसी तरह से LCD स्क्रीन्स में या CRT स्क्रीन्स में जो है मर्क्यूरी या लेड या एंटीमनी या फास्फोरस, इसका जो है यूज किया जाता है। सर्किट बोर्ड्स में आपका बेरिलियम, ये सब भी, फ्लोरेसेंट लैंप में आपका जो है मर्क्यूरी यूज किया जाता है, ठीक है। तो बैटरीज में लेड है, लिथियम है, लिथियम इज वेरी कॉमन, आपको भी पता होगा लिथियम आयन बैटरी जो है मोबाइल्स में यूज की जाती है। तो these are some common materials, उसी तरह से इंसुलेशन जो है, इंसुलेशन में इंसुलेटिंग फोम यूज किया जाता है, कई बार एस्बेस्टस या रिफ्रैक्टरी सिरामिक फाइबर जो है यूज किया जाता है, RCF बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी सिरामिक फाइबर्स, ठीक है, दैट इज यूज्ड इन रिफ्रैक्टरी सिरामिक फाइबर्स, RCF, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ क्लास 2 कार्सिनोजन, ठीक है, ठीक है, दिस इज अ क्लास 2 कार्सिनोजन, मतलब कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस, ठीक है, ओके, कि इट हैज पोटेंशियल टू कॉज लंग कैंसर, ठीक है, इट हैज पोटेंशियल टू कॉज लंग कैंसर, हाउएवर इट हैज नॉट येट बीन बैन, ये अभी भी बैन नहीं किया, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरली इंसुलेशन में यूज करते हैं, दिस इज जनरली यूज्ड इन इंसुलेशन, ठीक है। और प्लास्टिक्स के साथ जो है ये फ्लेम रिटार्डेंट्स जो है ये यूज किए जाते हैं PCBs में, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, ठीक है। उसमें भी कई सारी कैटेगरीज हैं, जैसे BDP है, ब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल ईथर, या डी ब्रोमोफिनाइल ऑक्साइड, इस तरह से जो है डिफरेंट केमिकल्स हैं। उसी तरह से आपका जो LCD वगैरह है LCD में थोड़ा बहुत जो है मर्क्यूरी का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है,
इट कैन बी देयर। मेन जो आपका इसमें है सर्किट बोर्ड्स, जैसे सर्किट बोर्ड्स में अगर आप देखेंगे तो 70% इट इज नॉन मेटालिक, ठीक है, प्लस उसमें आपका 15% कॉपर, कुछ सोल्डरिंग, कुछ निकल और थोड़ा सा जो है 1 या 2% गोल्ड और पैलेडियम का भी कंटेंट, ठीक है। उसी तरह से जो है इसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में ही आपका सोल्डरिंग के लिए जो है लेड का यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, मर्क्यूरी उसी तरह से बहुत सिग्निफिकेंट है। मर्क्यूरी में कहा जाता है कि 20 to 25% of the yearly world consumption of mercury is in electrical and electronic equipment, ठीक है। और आजकल ये माना जाता है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हार्डली जो शेल्फ लाइफ है, इट इज नॉट मोर देन 3 years, ठीक है। जो लाइफ है उसका, जो कोडल लाइफ है, उसको इतना रिड्यूस कर दिया गया है और यूजेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दैट इज व्हाई द जनरेशन ऑफ ई वेस्ट इज क्वाइट हाई, ठीक है। लाइफ को जो है उसका कोडल लाइफ कहीं किसी का 2 साल है, किसी का 3 साल है। इनफैक्ट और रेलवेज में भी 3 साल पर जो है यू कैन यूज दी कंडेम द कंप्यूटर्स एंड यू कैन बाय न्यू कंप्यूटर पेरिफेरल्स लाइक दैट। I don't know whether it has been revised or not, but as far as I am aware, it is 3 years. ये 3 साल के बाद आप उसको दोबारा खरीद सकते हैं। एंड यू आर अवेयर अबाउट द मार्केट, कि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स दे आर अपडेटेड एवरी 2 months और 3 months। कोई एक नया जो है उसमें मॉडल आता है, कुछ अपग्रेडेड वर्जन। तो that pushes people to dump the existing ones and टेक दी बाय दी न्यू वंस, ठीक है। तो उसमें ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा एक जो मेन थीम है, द मेन एसेंस और द मेन थीम ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट इज द ईपीआर, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये क्या कहता है कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल सामान बनाने तक ही नहीं है। द प्रोड्यूसर हैज टू कन्वे द प्रॉपर मेथड ऑफ इट्स डिस्पोजल एंड हैज टू डेवलप अ मैकेनिज्म। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर टू डेवलप अ मैकेनिज्म फॉर रिसाइकलिंग ऑफ द ई वेस्ट, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द ई वेस्ट, अराउंड 80% of the e-waste is recyclable, ठीक है, and can be used as scrap. Out of the remaining 10 to 15% जो है it is hazardous. So this 10 to 15% is the our main concern, जिसके लिए हमको बहुत केयरफुली करना है। उसमें मर्क्यूरी, लेड, फ्लेम रिटार्डेंट्स ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर दिया जो आपके रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आपके कैपेसिटर्स आप यूज करते हैं। तो कैपेसिटर्स में आपका जो है उसमें भी पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स यूज किया जाता है मटेरियल, ठीक है। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। Capacitors used in electrical and electronic components require polychlorinated biphenyls, ठीक है। तो these items they are quite hazardous। इसके अलावा एल्यूमिनियम कैपेसिटर वगैरह भी आता है। तो एल्यूमिनियम तो आप जानते हैं कि ठीक है, उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो बट इस तरह से आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ दी मतलब जो आइटम्स हैं हमारे ई वेस्ट में, दे आर जनरली रिसाइक्लेबल, ठीक है, दे आर जनरली रिसाइक्लेबल, ठीक है। अब इसमें जो है ध्यान रखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। अच्छा, ईपीआर में ध्यान रखना है, ईपीआर इज बेसिकली एन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी दैट मेक्स द प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब आप केवल प्रोड्यूस करके नहीं बच सकते हैं, यू हैव टू कॉल बैक द प्रोडक्ट, यू हैव टू रिसाइकल एंड यू हैव
टू एंश्योर द फाइनल डिस्पोजल। ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है, तो इट इज द रिस्पांसिबिलिटी एक्सटेंडेड टू पोस्ट कंज्यूमर स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द डिस्पोजल। ठीक है, तो डिस्पोजल का क्या तरीका है? ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इट्स डिस्पोजल। तो डिस्पोजल के लिए जो है जनरली 3 स्टेज जो है प्रोसेस यूज किया जाता है। देयर इज अ 3 स्टेज प्रोसेस एंड वी हैव टू segregate first। ठीक है, we have to dismantle and segregate it into different components। we have to dismantle and segregate it into the different components। तो इसके लिए जो अप्रोच है, the approach is कि first उसमें कैटेगरी दिया हुआ है। there are different categories of e-waste which has been prescribed in e-waste management rules। जैसे कि whether it is कैटेगरी नंबर प्रोवाइड किया गया है, कैटेगरी नंबर B.1.1 इस टाइप से जो है डिफरेंट वेस्ट का जो है कैटेगरी नंबर जो है दिया गया है, और डिफरेंट कैटेगरी नंबर के आधार पर जो है आप उसको सिग्रीगेट करेंगे। एंड आफ्टर सिग्रीगेशन देन द फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट will require decontamination, dismantling and segregation। ठीक है, तो डीकंटामिनेशन कहने का मतलब है कि कोई नॉन हजार्डस सब्सटेंस अगर है उसमें, ये फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ योर ई वेस्ट आइटम। ठीक है ना, जिसमें कि जनरली ये जो फर्स्ट लेवल ट्रीटमेंट है, दिस इज फॉर यू कैन से कंप्यूटर्स एंड कंज्यूमेबल आइटम्स। तो जिसमें कि आपका डीकंटामिनेशन इज द फर्स्ट लेवल, डिसमेंटलिंग इज द सेकंड लेवल, segregation is the third। ठीक है, तो decontamination is basically removal of any hazardous substance, dismantling is to segregate the metals separately, non-metals separately, precious metals separately। ये सारे जो हैं इक्विपमेंट्स को या आइटम्स को आप अलग अलग कर लें, और उसके बाद फाइनली segregation for further level। segregated में क्या है, जैसे आपका स्विचेस है, बैटरीज है, कैपेसिटर्स है, CRTs है या LCDs है, इसको जो है आपको अलग segregate करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेवल ऑफ ऑपरेशन जो है दैट इज हैमरिंग श्रेडिंग, जिसमें कि आप जो है हैमरिंग श्रेडिंग एंड स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर CRT एंड स्क्रीन्स। ठीक है, जिसमें कि आपका ग्लास आइटम्स हैं, CRT का अलग से ट्रीटमेंट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन या डेंसिटी सेपरेशन, इस टाइप का जो है सेपरेशन जो है प्रोसेस यूज किया जाता है। दिस इज द सेकंड लेवल। ठीक है, एंड थर्ड लेवल जो है, थर्ड लेवल इज द e-waste treatment to recover whatever precious metals या other items of economic value are there। तो ठीक है, तो first 2 levels are basically about the segregation, dismantling and shredding it into small size। ठीक है, and any special treatment for specific items such as screens etc। ठीक है, funnels, screens, इनके लिए जो है specific treatment। ठीक है, third one is the recovery of that is basically selling the, that is basically auctioning or selling the or deriving some economic value from the waste by utilizing the precious metals, ferrous metals or plastics or other items having any economic value। ठीक है, this is how the e-waste is disposed। ठीक है, अब इसमें जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ई वेस्ट हैं वो थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अनेक्सर दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जैसे आपका आ जाता है लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंसेस में रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, डिश वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल हॉट प्लेट्स, रेडिएटर्स, रेडिएटर फैंस, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट, स्मॉल हाउस होल्ड अप्लायंसेस में वैक्यूम क्लीनर्स है, या ये सब तो आप जानते हैं। आईटी टेलीकम्युनिकेशन में मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, प्रिंटर्स, लैपटॉप्स, कॉपिंग इक्विपमेंट, टाइपराइटर्स, डेस्क कैलकुलेटर्स, ये सब जितने भी हैं, टेलीफोन्स, पे फोन्स, कॉर्डलेस, सेलुलर फोन्स, ये सारे जो है इसमें आ जाते हैं। कंज्यूमर इक्विपमेंट्स में टेलीविजन सेट्स, वाईफाई इक्विपमेंट्स, एम्पलीफायर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे आ जाते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक टूल्स भी ई वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, जैसे ड्रिल्स, सॉ मशीन, स्विंग मशीन, टर्निंग मशीन, सैंडिंग मशीन, मिलिंग मशीन, इसको भी आप अगर डिस्पोज कर रहे हैं तो दिस विल आल्सो कम अंडर द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टूल्स एंड विल बी कैटेगराइज्ड एज ई वेस्ट। ठीक है, अच्छा, उसमें जो है फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, जैसे आपका स्मोक डिटेक्टर हो गया, थर्मोस्टेट्स हो गया, दैट इज आल्सो कैटेगरी ऑफ ई वेस्ट। ठीक है, उसी तरह से ऑटोमेटिक डिस्पेंसर्स जो होते हैं, जैसे आपका एटीएम मशीन है या फिर हॉट ड्रिंक का डिस्पेंसर हो गया, ये सब भी जो है आपके ई वेस्ट की ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल दी कैटेगरीज ऑफ ई वेस्ट। ठीक है, अब उसमें जो है व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, व्हाट इज द मेन एसेंस। तो हमारा रेलवे में इसके लिए क्या रोल है, हमारा एज ए रेलवे इंस्टीट्यूशनल वेस्ट जनरेटर ई वेस्ट में क्या रोल है, तो हम एज ए वी आर अ बल्क जनरेटर्स ऑफ ई वेस्ट, हम लोग ई वेस्ट का बल्क जनरेटर्स, वी आर द बल्क जनरेटर्स ऑफ ई वेस्ट। तो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ई वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म इज टू डिस्पोज ऑफ द ई वेस्ट थ्रू स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड authorized recyclers. ठीक है, there are some recyclers which have been prescribed, which have been licensed by the pollution control board bodies, state pollution control board or central pollution control board bodies. ठीक है, which generally take these items and they send it to different recycling units or different firms और दी OEMs। ठीक है, तो इजीली आप देखेंगे, जैसे वेरी स्मॉल एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी कि मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी हैविंग लैपटॉप्स या पीसीस, तो अगर आप उसकी बैटरी देखेंगे तो बैटरी में अगर आप ध्यान देंगे तो यू विल फाइंड दैट देयर विल बी अ वेरी स्मॉल सिंबल, ठीक है, ऑन द बैटरी दैट डू नॉट थ्रो इट इन द डस्टबिन, लाइक दिस, एक सिंबल बना हुआ। ठीक है, इस तरह का जो है एक डस्टबिन का सिंबल बना हुआ होगा, लाइक दिस सिंबल विल बी देयर एंड इट विल बी क्रॉस्ड। ठीक है, ऑन द बैटरी, ऑन द बैक साइड, इफ यू रिमूव द बैटरी ऑफ योर लैपटॉप यू विल फाइंड दिस। So this is an example of extended producer responsibility, that the producer is communicating to the consumer that don't throw it into the dustbin, it is a kind of e-waste. ठीक है, okay. तो यू हैव सम कलेक्शन सेंटर्स, रिसाइकलर्स के जो है सम कलेक्शन सेंटर्स होते हैं आजकल, इसीलिए आप देखेंगे मोबाइल्स में भी एक्सचेंज वगैरह का जो है काफी ज्यादा, मतलब मोबाइल्स में, रेफ्रिजरेटर्स में एक्सचेंज का कंसेप्ट जो है बहुत ज्यादा कंपनीज ला रही हैं। तो एक्सचेंज बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, दे आर टेकिंग योर ओल्ड मोबाइल, दे आर रिफर्बिशिंग इट, दे आर रीसेलिंग इट, और दे आर सेंडिंग इट फॉर रिसाइकल, दे आर डिसमेंटलिंग, सेग्रीगेटिंग एवरीथिंग एंड दे आर सेंडिंग इट फॉर रिसाइकल। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी। ही इज पेइंग यू सम मनी फॉर सम डिप्रिसिएशन अमाउंट फॉर योर already used consumable and based on that he is taking it back. ठीक है, तो he is ensuring that it is not disposed in as such condition. ठीक, okay, so this is you can say an essence of your e-waste management. ठीक है, any doubts, any confusion, any doubts? Any doubts? No sir, okay. चलिए ठीक है, तो with this I am concluding this session. We can take a break followed by second session. Thank you. Thank you, sir. Second session कब होगा?